नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका भद्राइस एकेडमी में। आज का वैसे डेट है 20 जून 2022 एंड 19 कल के क्लास में भी कुछ मतलब कल के करंट अफेयर्स एज सच कुछ रह गए थे, उसको भी मैं आज ही कवर करवा देता हूँ। ठीक है, सो मिक्सअप रहने वाला है एंड हाँ, हम लोग जो क्वेश्चंस लेंगे, कोई भी टॉपिक्स को डिस्कस करेंगे, मेनली असम ट्रिब्यून एंड डिफरेंट अदर नेशनल डेलीज जिसमें द इंडियन एक्सप्रेस, द हिंदू स्पेसिफिक होने वाला है, और भी अगर कुछ डिफरेंट अदर न्यूज़पेपर्स भी हो सकते हैं जिससे मतलब रेलेवेंट मटेरियल्स हमारे एग्जाम पर्सपेक्टिव में, वो GS1 हो, GS2 हो या GS3 हो, राइट, मेक श्योर करेंगे A to Z सब कुछ कवर किया जाएगा। ऑलराइट, चलिए शुरुआत करते हैं। आगे बढ़ने से पहले लेट मी टेल यू दैट PDF लिंक जो रहने वाला है इस क्लास का, वो नीचे डिस्क्रिप्शन सेशन में लगा दिया जाएगा। आप वहाँ से डायरेक्टली चाहे तो डाउनलोड भी कर सकते हैं रिगार्डिंग एडमिशंस। अगर कभी भी आप लेना चाहते हैं भद्राइस एकेडमी में, तो रिसेंटली हमारी बैच भी स्टार्ट होने वाली है। मेक श्योर टू कॉन्टैक्ट ऑन टू दीज नंबर्स, या फिर आप हमारे वेबसाइट को भी विजिट कर सकते हैं www.bhadraisacademy.in। सबसे पहला ये न्यूज़ ही देख लीजिएगा, असम ट्रिब्यून में सबसे पहले पेज में ही मेंशन किया हुआ है इन्वेजिव स्पीशीज, जिसके कारण काजीरंगा में थ्रेट पोज किया जा रहा है। नाउ सवाल होता है, थ्रेट किसके ऊपर? क्या वहां के फ्लोरल स्पीशीज के ऊपर या फॉर्नल स्पीशीज के ऊपर? तो इस आर्टिकल में क्लियरली बोला गया है, देखो कुछ ऐसे इन्वेसिव प्लांट स्पीशीज है, उसके कारण काजीरंगा नेशनल पार्क के फ्लोरा दैट इज प्लांट स्पीशीज एंड फौना दैट इज एनिमल स्पीशीज, दोनों में खतरा मंडरा रहा है। ना आप सोचिएगा तो ठीक है सर, अभी तक तो हम लोगों ने यूजुअली पढ़ा यही है दैट हाँ, अगर प्लांट स्पीशीज अगर इन्वेड करती है कोई रीजन में, तो हाँ उसके कारण उस लोकल रीजन के प्लांट स्पीशीज मर जाते हैं। चलो ठीक है, अगर वो इन्वेसिव स्पीशीज रहा तो ऑफ कोर्स, बट फौना कैसे हो गया भाई? देखो क्या बात है ना, जैसे मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूँ, चलो ये डिस्कस ही नहीं करते 2 मिनट के लिए। पहले आप खुद सोचिए, एक बाहर से कुछ एक ऐसा पौधा है जो क्या इस काजीरंगा नेशनल पार्क में लगा दिया गया है ना, और उसके कारण ये जो है ना यहाँ के लोकल स्पीशीज के साथ कॉम्पीट कर रहा है, और वहाँ के लोकल जो फ्लोरल स्पीशीज है दैट इज लोकल जो पेड़ पौधे हैं उसको ये पनपने ही नहीं दे रहा है, इनफैक्ट ये ही इस रीजन को घेर ले रहा है। ठीक है, सो दैट इज कॉल्ड इन्वेजिव स्पीशीज, जो क्या वहाँ के लोकल स्पीशीज को दबा दे, उसको प्रोपेगेट करने ही ना दे, उसको बढ़ने ही ना दे, और खुद उस रीजन में ज्यादा फैल जाए। ठीक है, सो दैट इज इन्वेजिव स्पीशीज। बट आप खुद सोचो, अगर उस इन्वेसिव स्पीशीज से अगर कुछ एक ऐसा फल निकल रहा है, दैट इज ऐसा फ्रूट निकल रहा है, और वो फ्रूट गिर गया और उसी फ्रूट को कोई जानवर खाता है, और वो जानवर के लिए वो फ्रूट अगर पॉइजन हो गया, तो क्या हम यहाँ पे क्लियरली बोल सकते हैं दैट जी हाँ ऐसा भी हो सकता है दैट इन्वेजिव स्पीशीज के लिए वहाँ की कोई रीजन की फ्लोरा ही नहीं बल्कि वहाँ की फौना भी खतरे में आ सकती है? देखो ये ऐसा मैं अभी आर्टिकल आपके साथ डिस्कस किया जो क्या प्रोबेबली यू नीड नॉट लर्न, राइट, है ना, मतलब आपको रटना नहीं पड़ेगा, कहीं पर नोट्स डालना नहीं पड़ेगा, बट कहीं ना कहीं बैक ऑफ द माइंड में रखिए, क्योंकि ऐसा भी हो सकता है ना, इंटरव्यू सोचो आपका हो रहा है PSC का, है ना, वहां पे इंटरव्यूअर ने पूछ लिया आपको दैट बताओ भाई इन्वेजिव स्पीशीज के कारण कुछ ही दिन पहले न्यूज था, तो वहां क्या किस चीज को खतरा था? ठीक है, तो अगर आप बोल दिए दैट वहां के सिर्फ प्लांट स्पीशीज को खतरा था, और वो क्रॉस क्वेश्चन कर सकते हैं, पता है यहाँ पे एग्जामिनर आपसे क्रॉस क्वेश्चन कर सकता है दैट क्या वहां के जानवर दैट इज फॉनल स्पीशीज को खतरा नहीं होता है? तो आप तो सोचिएगा यार ये तो आई मीन इन्वेसिव प्लांट अगर स्पीशीज है तो वो प्लांट स्पीशीज को ही यूजुअली खतरा पहुंचाएगा, बट टेक्निकली हमें दोनों एंगल देखने पड़ते हैं। और वो ही चीज इस आर्टिकल में भी लिखा हुआ था दैट अगर वैसे इन्वेसिव का प्रोपेगेशन बहुत ज्यादा उस रीजन में हो गया ना, पता है क्या होगा, ऐसे बहुत सारे वहां पे ऑलरेडी लोकल स्पीशीज है जिसका इकोनॉमिक वैल्यू बहुत ज्यादा है, और उसके इकोनॉमिक वैल्यू के पोटेंशियल के हिसाब से वहां के जो लोकल लोग हैं ना, उन लोगों की पेट पूजा चलती है उसके थ्रू। अब आप खुद सोचो, अगर वो पेड़ पौधे अगर खत्म हो जा रहे हैं धीरे धीरे, तो उन लोगों के पेट के ऊपर लात पड़ रहा है ना इनडायरेक्टली, है ना, ये तो हो ही गया एक एंगल। साथ ही साथ वहाँ की बहुत सारे हैबिटेट ग्रासलैंड का हर्बीवोर्स को नुकसान पहुंच रहा है। यही नहीं, बहुत समय सोचो कुछ ऐसे भी लिखा हुआ था आर्टिकल में दैट कुछ ऐसे प्लांट है जो क्या काफी ज्यादा टॉक्सिक है, और वो प्लांट अगर अंडर वाटर उगते हैं ना, तो मछलियां या फिर प्लैंकटन स्पीशीज जो है दैट इज छोटी मोटी मछलियां या फिर बड़ी बड़ी मछलियां भी बहुत ज्यादा है। अब देखो क्या है ना दैट अगर मैं नेशनल पार्क बोल रहा हूँ, मतलब ये मान के चलिए आप वहां पे जंगल, झाड़, तालाब, नदी सब कुछ है ना। इफ यू हैव बीन टू काजीरंगा देन प्रोबब्ली यू हैव सीन दीज थिंग्स एज वेल, राइट।
तो वहां पे सिर्फ और सिर्फ लैंड इकोसिस्टम ही नहीं बल्कि वाटर इकोसिस्टम भी एग्जिस्ट कर रही है। और वही चीज यहाँ पे बोला गया, अगर कुछ वैसे टॉक्सिक प्लांट अगर वाटर इकोसिस्टम के अंडर पनपते हैं तो उससे अंडर वाटर जो हैबिटाट है उसको बहुत हद तक खतरा भी हो सकता है। समझ लो बात? तो इससे शायद ये चीज क्लियर तो हो गई ना। नेक्स्ट जो दोस्तों आर्टिकल था असम ट्रिब्यून का ही था, ये असम ट्रिब्यून, उसमें एक छोटा सा दिया हुआ था दैट सिस्ट को रिमूव किया गया ह्यूमन बॉडी से विद द हेल्प ऑफ रोबोटिक सर्जरी। ना ये मैं क्यों डिस्कस कर रहा हूं, क्योंकि 2018 को या 17 को एक यूपीएससी के द्वारा क्वेश्चन पूछा गया था। वहां पे बोला था दैट आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का यूजेजेस किस किस अरीना में किया जा रहा है, और उसका 2-3 ऑप्शंस तो दिए ही हुए थे, साथ ही साथ और एक ऑप्शन दिया हुआ था जहां पे लिखा हुआ था रोबोटिक सर्जरी के में। तो दैट वाज आल्सो एन आंसर, है ना। और देखो अगर यूपीएससी ने क्वेश्चन पूछ लिया, वो देश में माना जाता है सबसे ज्यादा ऑथेंटिक क्वेश्चन वही होता है ना। तो यू नेवर नो, डिफरेंट स्टेट पीसीएस भी उसको अगर कॉपी करके क्वेश्चन पूछ लेता है। इनफैक्ट स्टेट पीसीएस में यही सब होता है बहुत ज्यादा, हम लोग देखते ही हैं, राइट दैट जो यूपीएससी में पूछा हुआ वही उठाकर 2-3 साल बाद स्टेट पीसीएस में पूछ ले, राइट। तो इसीलिए एटलीस्ट ध्यान में रखिए दैट हाँ रोबोट्स भी सर्जरी कर सकते हैं, बट इसको कमर्शियल स्केल में अभी तक लॉन्च नहीं किया गया है ना। वो उसमें अभी धीरे धीरे टेस्टिंग ही चल रहा है ना। क्योंकि देखो अल्टीमेटली सर्जरी करना मजाक बात नहीं है भाई, वो चाकू छुरा लेकर आपका पेट काटना, ये काटना, वो तो आई मीन कम ऑन, आप कैसे, हाउ कैन यू 100% रिलाई ऑन अ मशीन मैन, है ना। बट स्टिल चीजें हो रही है, धीरे धीरे इंप्रूवमेंट हो रही है, चीजें चल रही है, ठीक है। सो याद रखना आपने। एनीवेज नेक्स्ट भी ये न्यूज असम ट्रिब्यून का ही है, ठीक है। सैट्रिया वर्कशॉप गुवाहाटी में कंडक्ट किया गया था ना। सैट्रिया पता तो होना चाहिए दैट हमारे देश में जितने भी सारे क्लासिकल डांस फॉर्म्स हैं उसमें सैट्रिया भी एक आता है, एंड सैट्रिया इज वर्क समथिंग बीइंग रिप्रेजेंटिंग असम इन एट अ नेशनल लेवल। ऑलराइट नाउ पहले देख ले हम लोग कितने सारे क्लासिकल म्यूजिक है, मैंने सॉरी क्लासिकल डांस फॉर्म्स है, बेसिकली 8 क्लासिकल डांस फॉर्म्स है जो कि संगीत नाटक एकेडमी ऑफ इंडिया के द्वारा रिकॉग्नाइज किया जाता है। वो क्या क्या है? असम का सैट्रिया, ओडिशा का ओडिशी डांस, केरला का मोहिनीअट्टम, मणिपुर का मणिपुरी, आंध्र प्रदेश का कुचिपुड़ी, केरला का कथकली, उत्तर प्रदेश का कथक और तमिलनाडु का भरतनाट्यम। ना यहाँ पे पता है कंफ्यूजन कहाँ होता है, एक होता है भरतनाट्यम, कथकली कुचिपुड़ी में बहुत ज्यादा होता है, और भरतनाट्यम और मोहिनीअट्टम में बहुत ज्यादा होता है, ठीक है। तो ध्यान रखना क्यों, क्योंकि नट्यम सब कुछ दिया हुआ है समझ रहे हो, तो यहाँ पे कंफ्यूज हो जाता है तमिलनाडु केरला आजू बाजू। और इनको कंफ्यूजन किसको होता है पता है? नए नए बच्चों को, क्योंकि अगर आपने अल्टीमेटली इफ यू हैव रेड अबाउट ऑल दीज क्लासिकल डांस फॉर्म्स इन योर इंडियन कल्चर वाला एस्पेक्ट, देन प्रोबेबली आपको कोई प्रॉब्लम ही नहीं होगा, है ना। मोहिनीअट्टम, ये चीजें सब थोड़ा बड़ा ध्यान रखिए। और एक चीज है ट्रिक्स याद रखने का, जैसे केरला में 2 डांस फॉर्म्स है, मोहिनीअट्टम और कथकली, ठीक है। वैसे ही बाकी डिफरेंट रीजन में एक एक है, और नॉर्थ ईस्ट में अगर देख लीजिएगा एक है असम, एक है मणिपुर, जिनके दोनों डांस फॉर्म्स काफी ज्यादा फेमस है, ठीक है। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा जरूर दैट हर एक डांस फॉर्म का आप लोग जो इंडियन आर्ट एंड कल्चर में हम लोग पढ़ते हैं वो सब प्रॉपरली पढ़ लीजिए आज ये, ठीक है। कितना मिनट लगेगा भाई? आधा घंटा मैक्सिमम लगेगा, एक बार जस्ट आंख ले जाओ सबके तरफ से। एनीवेज पहले इसके बारे में हम लोग देख लेते हैं, सैट्रिया के बारे में। सैट्रिया नाम कहाँ से आया बताइए? तो सत्र, जिसको हम लोग मोनास्ट्री भी कहते हैं ना। हमें पता है दैट यस ये जो कल्चर है ओरिजिनेट किया गया था बाई श्रीमंत शंकरदेव 15th सेंचुरी में, है ना। एंड ऑफ कोर्स this whole thing whatever has been created during that time, that was a part of neo Vaishnavite movement which was created by श्रीमंत शंकरदेव जी। उन्होंने प्रोपेगेट किया था इस थ्योरी को, दैट इज एक शरण नाम धर्म, दैट इज चैंटिंग द नेम ऑफ वन गॉड, दैट टू डिवोटेडली। सैट्रिया वाज गिवन द स्टेटस ऑफ क्लासिकल डांस फॉर्म। कब? सन 2000 में। किनके द्वारा? पहले ही बोल दिया गया मेरे को, संगीत नाटक एकेडमी के द्वारा। डांस बेस्ड है ऑन मिथोलॉजिकल थीम्स। दे हैव स्पेशल निमोनिक बोल्स, जिसमें असमीज म्यूजिक जो है ना, जिसको हम लोग बॉडगीट कहते हैं, वो गाया जाता है। इनफैक्ट बहुत सारे म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स भी इस्तेमाल करते हैं, जैसे ड्रम्स,
कॉस्ट्यूम्स, जो भी भावना जो होता है ना, भावना, तो उसमें कलरफुल कॉस्ट्यूम्स देखिएगा, है ना, कोई नारायण भगवान बन जाएगा, कोई कृष्ण भगवान, तो अलग अलग बेसिकली कॉस्ट्यूम्स पहनते हैं, है ना। यही नहीं, ड्रम्स तो बलिएगा, सिंबल्स, है ना, सिंबल्स पता है ना, वो जो 2 प्लेट टाइप का होता है जिसको टक्कर मारने से एक आवाज, वही जो हम लोग कीर्तन जो करते हैं, है ना, तो उस टाइप का आवाज निकलता है, तो दैट इज कॉल्ड सिंबल्स, है ना। एंड या कोरियोग्राफिक पैटर्न, हाँ, ये बेसिकली ऑन द स्पॉट भावना जो किया जाता है ना, ऑन द स्पॉट आपका एक प्ले किया जाता है और उसी के पीछे आपका म्यूजिक चलाया जाता है जो कि बॉडी बीट होता है, और वो संग किया जाता है बाय द वोकलिस्ट प्रेजेंट ओवर देयर इटसेल्फ, ठीक है। तो ये सब कुछ स्मॉल फैक्ट्स थे जो कि मैंने बता दिए। चलो नेक्स्ट मिशन भरालू। दोस्तों मैंने इसके बारे में ना और भी आपको पहले भी बताया हुआ है, मुझे पता था, बट क्योंकि फिर से न्यूज में है ना, और मैं नहीं चाहता हूं दैट आप उस करंट अफेयर को जाके फिर से पुराना वाला पेपर पढ़िए, है ना। हम लोग ये चीज़ों को कभी कभी क्या होगा ना, दैट बहुत अगर पुराना चीज़ हो जाएगा हम लोग फिर से उसको रिपीट कर देंगे, है ना, आपके लिए बेहतर होगा। ये ट्रिक सही है क्या नहीं बता दो, कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखना, क्योंकि इससे क्या होगा, आप लोग को फिर से वो चीज़ें रिमाइंड करने की नहीं पड़ेगी, है ना कहीं बैक ऑफ द माइंड फिट तो हो जाएगा, चलो भाई ये है क्या। जैसे मिशन भरालू, जो नहीं पढ़ेंगे उनको तो कुछ पता ही नहीं होगा दैट ये है क्या, है ना। बट अगर आपको पता है, जो भी एटलीस्ट गुवाहाटी में रहता है ना, उनको तो पता है दैट हाँ भरालू एक रिवर होता है, ठीक है, जो क्या इन बिटवीन द आसाम यहाँ से बहता है। देख रहे हो ये वाला जो रिवर है ना, ये वाला, है ना, यहाँ पे भरालू ब्रिज भी है ना, ये वाला रिवर देखो, अल्टीमेटली ये डिबाउच कर जाता है कहाँ पर, ब्रह्मपुत्र में। और ये अगर देख लीजिएगा आप गूगल मैप में, इतना गंदा पानी हो गया है ना ये, बिल्कुल मतलब टेक्निकली वैसे तो रिवर बोला जा रहा है दैट हाँ इसको हम लोग रिजुविनेट करेंगे अंडर मिशन भरालू, बट ये रिवर नहीं रहा, आप टेक्निकली देखिएगा ये नाला बन चुका है ना। व्हाट इज द रीजन बिहाइंड इट, आप देखिए ये कहाँ से गुजर रहा है, पूरा अर्बन रीजन, इधर पूरा अर्बन रीजन है, यहाँ पर पूरा अर्बन रीजन से घेरा हुआ है। अब आप खुद सोचिए, इनका जो वेस्ट होगा वो कहाँ पे रिलीज होता, अल्टीमेटली भरालू रिवर में ही रिलीज होता है, ठीक है। और जितना भी मुझे तो शायद ही लग रहा है दिस कुड हैव बीन रीजुविनेटेड, क्योंकि आई हैव पर्सनली सीन इट, बट यहाँ चलो लेट्स होप फॉर द बेस्ट, है ना, क्योंकि अगर रिवर्स रिजुविनेट होता है तो इससे क्या फ़ायदा होगा, दैट अल्टीमेटली ये जो गंदे जो पानी आकर ब्रह्मपुत्र में मिलता है ना, वो नहीं मिलेगा। और आपको पता है इसका फ़ायदा क्या होता है, इससे क्या होता है, ब्रह्मपुत्र का जो इकोलॉजी है वो काफ़ी ज़्यादा मेंटेन रहेगा, है ना, और ऑफ कोर्स रेस्ट अदर फैक्टर्स वो सब तो आप लोग जानते ही हैं। नेक्स्ट द हिंदू से ये लिया गया था रिगार्डिंग एंशिएंट मॉन्यूमेंट एंड आर्कियोलॉजिकल साइट्स रिमेन्स एक्ट 1958। नाउ गवर्नमेंट क्या बोल रही है, गवर्नमेंट ट्वीक करने वाली है यह एंशिएंट मॉन्यूमेंट एक्ट को, और इसको और भी ज़्यादा फ्लेक्सिबल बनाएगी। जो भी अभी अनफ्लेक्सिबल प्रोविजंस है उसको फ्लेक्सिबल बनाने की बात की जा रही है, राइट। क्योंकि अभी क्या है ना, दैट अगर कोई नेशनल मॉन्यूमेंट के एक पर्टिकुलर डिस्टेंस तक आप कुछ कंस्ट्रक्ट नहीं कर सकते हैं, राइट। तो देखो अब क्या है ना, अगर आप नेशनल मॉन्यूमेंट भी बोलते हो, है ना, तो इंपॉर्टेंस लेकिन अलग अलग मॉन्यूमेंट का अलग अलग इंपॉर्टेंस है ना। अब आप खुद सोचो, कुतुब मीनार का इंपॉर्टेंस है ना बिल्कुल अलग है। कुतुब मीनार, आप ताजमहल, इनका इंपॉर्टेंस, इनको आप कंपेयर ही नहीं कर सकते डिफरेंट अदर ऐसे मॉन्यूमेंट्स में जिसके शायद आपने नाम भी नहीं सुना हो, ठीक है। मैं जो बोलना चाहता हूँ समझने की कोशिश करो, ठीक है। तो इसीलिए बोला गया है, देखो अभी ये काफ़ी ज़्यादा स्ट्रिंजेंट है, क्यों, क्योंकि वन साइज फिट ऑल के तहत हर एक हिस्टोरिकल जो भी मॉन्यूमेंट्स है उसको सेम नज़रिए से देखा जाता है, जिसके कारण वैसे हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट जो क्या बड़े बड़े शहरों में है और जिनका इंपॉर्टेंस कम है, जहाँ पर फुटफॉल टूरिस्ट का कम आता है, उनको मतलब उनके आजू बाजू जो डेवलपमेंटल एक्टिविटीज थोड़ी मोड़ी हो सकती थी, टूरिज्म को और भी ज़्यादा प्रमोट किया जा सकता था, वो चीज़ नहीं हो पा रहा है, समझ लो। इसीलिए सरकार इसको ट्वीक करना चाहती है। एग्जामिनेटिविटी पॉइंट ऑफ व्यू से GS1 इंडियन कल्चर से आप इसको डायरेक्टली रिलेट कर सकते हो, आर्ट फॉर्म, लिटरेचर, आर्किटेक्चर से। नाउ इसके बारे में पढ़ते हैं, दैट इज एंशिएंट मॉन्यूमेंट एंड आर्कियोलॉजिकल साइट्स एंड रिमेन्स एक्ट, AMASR एक्ट। ये एक्ट ऑफ पार्लियामेंट ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो कि प्रोवाइड करता है फॉर प्रिजर्वेशन ऑफ एंशिएंट एंड हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट्स एंड आर्कियोलॉजिकल साइट्स एंड रिमेन्स ऑफ नेशनल इंपॉर्टेंस, जो कि नेशनल इंपॉर्टेंस के होते हैं, है ना, फॉर रेगुलेशन ऑफ आर्कियोलॉजिकल एक्सकवेशंस फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ। चलो ये तो खैर वही जो थियोरिटिकल चीज़ है वो सब है, वो आप खुद भी पढ़ सकते हो। बट सवाल होता है
दैट न्यू अमेंडमेंट की जरूरत क्यों पड़ी। वही चीज जो कि मैंने आपको ओवरऑल बता ही दिया, बट चलो स्टिल देख लेते हैं। टू रैशनलाइज प्रोहिबिटेड एंड रेगुलेटेड जोन फॉलोइंग द कंट्रोवर्सीज ओवर डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट पर्टेनिंग टू डिफरेंट मॉन्यूमेंट्स। मैंने बोला ना, अलग अलग मॉन्यूमेंट, कोई दो मॉन्यूमेंट को आप सेम कंपैरिजन नहीं कर सकते हो, राइट। तो इसीलिए हमें इन जोन्स को, दैट इज मॉन्यूमेंट्स के आजू बाजू वाले रीजन जहां पे डेवलपमेंटल एक्टिविटीज अलाउड नहीं है ना, उस जोन को हमें रैशनलाइज करने की जरूरत है ना। दैट इज कुतुब मीनार और कोई भी बड़े जाते, दैट इज जैसे रेड फोर्ट, कुतुब मीनार, इसको हम कंपेयर नहीं कर सकते हैं वैसे हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट से जिनका वैल्यू रिस्पेक्टिवली कम है, या फिर उस टाइप के और भी बहुत सारे वैल्यू मतलब हिस्टोरिकल साइट्स है जिसके कारण वहाँ पे फुटफॉल बहुत कम होता है, इस टाइप से, ठीक है। टू गिव मोर टू ASI, नहीं जी हाँ दोस्तों, आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया को भी थोड़ा ज़्यादा पावर देना है, जिससे बाई चांस कुछ अगर इंपॉर्टेंट ऐसे मॉन्यूमेंट है जिसके आजू बाजू इंक्रोचमेंट ऑलरेडी हुआ पड़ा है, तो इनको इतना पावर जरूर होगा दैट ये इन इंक्रोचमेंट को हटा सकता है फ्रॉम द रेगुलेटेड जोन अराउंड द मॉन्यूमेंट। टू क्रिएट स्टैंडर्डाइजेशन फॉर द इंक्लूजन ऑफ साइट और मॉन्यूमेंट इन ASI लिस्ट, मतलब अगर ASI लिस्ट के अंडर अगर आपको कोई भी मॉन्यूमेंट को नेशनल इंपॉर्टेंस का घोषित करना है, राइट, तो उसके लिए एक प्रॉपर स्टैंडर्डाइजेशन क्राइटेरिया को डेवलप करना, और यही नहीं, हमें रीचेक करना है रीजंस ऑफ हैविंग 100 मीटर एंड 300 मीटर लिमिट्स। मैंने बोला ना दैट एक पर्टिकुलर लिमिट है, कोई मॉन्यूमेंट में 100 मीटर है, 300, तो इस क्राइटेरिया को रीचेक करना है। एज द रिसेंट पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमिटी रिपोर्ट हैज आल्सो अलूडेड टू द फैक्ट दैट देयर वाज नो स्पेसिफिक रीजन बिहाइंड दिस। इसके पीछे में रीजंस क्या है वो आपको क्लियरली मेंशन करने पड़ेंगे, ठीक है। तो इनफैक्ट अभी रिसेंटली एक पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी का भी रिपोर्ट निकला था इसके रिलेटेड, तो उन्होंने बोला दैट अभी तक ऐसा कोई प्रॉपर रीजन मेंशन नहीं है। तो अगेन फ्यूचर में ये सब किया जाएगा और भी ज़्यादा स्ट्रेंथन बनाया जाएगा इस सेक्टर को। या नेक्स्ट दोस्तों, इंडियन एक्सप्रेस से ये न्यूज़ लिया गया रिगार्डिंग इंटर स्टेट काउंसिल। क्यों न्यूज़ में, क्योंकि तमिलनाडु के चीफ मिनिस्टर मिस्टर MK स्टालिन, उन्होंने प्रधानमंत्री को चिट्ठी लिखकर बोला है दैट देखिए एटलीस्ट 3 मीटिंग्स ऑफ इंटर स्टेट काउंसिल को हमें मेक श्योर करना चाहिए, हेल्ड करना चाहिए हर साल। इससे क्या होगा फायदा, इससे कोऑपरेटिव फेडरलिज्म का जो स्पिरिट है ना वो हमारे देश में कहीं ना कहीं मेंटेन रहेगा, राइट। एग्जामिनेटरी पॉइंट ऑफ व्यू से GS2 के इस टॉपिक से आप इसको आराम से रिलेट कर सकते हैं ना। सवाल होता है दैट ये इन्होंने ऐसे क्यों बोल रहे हैं दैट एटलीस्ट 3 मीटिंग्स होना चाहिए जिससे कोऑपरेटिव फेडरलिज्म स्ट्रेंथन होगा। वैसे तो हम लोगों ने ऑलरेडी अपने पॉलिटी बुक में पढ़ा है दैट हाँ आर्टिकल 263 के अंडर जो है प्रेसिडेंट कॉन्स्टिट्यूट कर सकते हैं कभी भी जब इसका नीड अराइज हो रहा है। बट यहाँ पर बोला जा रहा है दैट नहीं भाई, नीड अराइज हो या ना हो आप एटलीस्ट काउंसिल को रखिए जरूर अलाइव। इससे क्या होगा, बीच बीच में ही जो है मतलब डिफरेंट स्टेट्स के चीफ मिनिस्टर एक साथ एक रीजन में आएंगे और बातचीत करेंगे। अगर कुछ इश्यूज हैं आपस में तो उसको सॉल्व करना बहुत ज़्यादा अनिवार्य हो जाता है, राइट। इसीलिए इट इज़ अ मैकेनिज्म दैट वाज कॉन्स्टिट्यूटेड टू सपोर्ट द सेंटर स्टेट एंड इंटर स्टेट कोऑर्डिनेशन, जो कि आर्टिकल 263 में मेंशन भी है। इसका देखिए फंक्शन भी वही है, रिकमेंडेशंस करना रिगार्डिंग एनी पॉलिसीज और एक्शंस। बट ध्यान दीजिए रिकमेंड ही करती है, ऐसा नहीं है दैट इंटर स्टेट काउंसिल अगर कुछ रिकमेंड से फॉर एग्जांपल जैसे गोवा और महाराष्ट्र के बीच में कोई इशू है, ठीक है, तो इस काउंसिल ने रिकमेंड जरूर किया, तो इट इज नॉट मैंडेटरी फॉर द गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र और द गवर्नमेंट ऑफ गोवा टू इम्प्लीमेंट दैट थिंग 100%, राइट। वो उस पर सोच विचार किया जा सकता है उसमें। एनीवेज, अगर इस इंटर स्टेट काउंसिल में मेंबर्स की बात करें तो प्रधानमंत्री जी इसके चेयरमैन होते हैं। चीफ मिनिस्टर हर एक स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज के जिनका लेजिस्लेटिव असेंबली होता है, जिसमें दिल्ली और पुडुचेरी ये दोनों आता है, ठीक है। और साथ ही साथ यूनियन टेरिटरीज के जितने सारे एडमिनिस्ट्रेटर्स या फिर लेफ्टिनेंट गवर्नर्स हैं वो लोग भी एक साथ आते हैं, ठीक है। 6 मिनिस्टर्स ऑफ कैबिनेट रैंक इन द सेंटर्स काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स नॉमिनेटेड बाय प्राइम मिनिस्टर्स भी इनके मेंबर्स होते हैं। चलो वो तो खैर बात की बात है। मेन जो थीम्स है, क्या होता है, क्यों होता है, MK स्टालिन जी इसको क्यों स्ट्रेस डाल रहे हैं दैट मिनिमम 3 जो है वो होना ही चाहिए हर साल, तो वो हम लोगों ने देख लिया, राइट। नाउ कुछ इश्यूज है जिन पर फोकस किया गया है इस आर्टिकल में। वो इश्यूज क्या क्या है, एक तो है इरेगुलर मीटिंग। जी हाँ, मीटिंग बहुत ज़्यादा इरेगुलर है, क्योंकि हम लोगों ने स्टार्टिंग में ही देख लिया दैट आर्टिकल 263 बोलता क्या है दैट प्रेसिडेंट ये तभी कॉन्स्टिट्यूट कर सकता है जब इसका नीड अराइज हो, है ना।
तो आप देखिए ना, यहाँ पे एक ऐसा बड़ा सा लूप होल छोड़ दिया गया ना, तो इसी के कारण जो मीटिंग्स भी होती है वो भी इरेगुलरिटीज उसमें बहुत ज़्यादा होती है, ठीक है। रिकमेंडेशंस आर एडवाइजरी इन नेचर, दैट इज, मैंने पहले बोला ना, इस नॉन बाइंडिंग होता है। चलो ये तो ठीक है, ये तो कोई प्रॉब्लम भी नहीं है, बट यहाँ पे इश्यूज में डाला गया है। देखो वही होता है ना, दैट आपको से फॉर एग्जांपल मेंस का क्वेश्चन ये आ गया दैट यहाँ इंटर स्टेट काउंसिल को कुछ भी दे दे आपको और बोलेगा क्रिटिकली एनालाइज इट, तो उसके आपको क्रिटिसिज्म पॉइंट्स लिखने तो पड़ेंगे ना भाई, क्या लिखोगे, है ना, पॉइंट्स ही आपको नहीं मिलेगा। तो ये सब पॉइंट्स ही इंसान अल्टीमेटली लिखना ही पड़ेगा, दैट हाँ आपको पता होना चाहिए दैट हाँ ये चीज एडवाइजरी इन नेचर होता है, ठीक है। देयर इज लैक ऑफ एक्सपर्टाइज, जी हाँ एब्सोल्युटली। कौन होता है? प्रधानमंत्री जी होते हैं, कुछ कैबिनेट के मिनिस्टर्स होते हैं, कुछ चीफ मिनिस्टर्स होते हैं। अब आप खुद सोचिए ना, क्या कोई चीफ मिनिस्टर कोई पर्टिकुलर फील्ड में एक्सपर्टाइज होता है? नहीं, राइट। ऑफ कोर्स हमारी जरूरत भी नहीं है हमारे देश में भाई किसी को एक्सपर्टाइज होना, इंजीनियर डॉक्टर नहीं होना चाहिए, कोई भी बन सकता है प्रधानमंत्री, कोई भी चीफ मिनिस्टर बन सकता है, ठीक है, सबूत आपके सामने है ही। एनीवेज, कोई एंगेजमेंट नहीं है सिविल सोसाइटी एनजीओस का, ये लेकिन आप बहुत अच्छा पॉइंट है जो कि आप अपने नोट कॉपी में बिल्कुल लिख सकते हो, दैट जी हाँ एब्सोल्युटली, क्योंकि सिविल सोसाइटीज एनजीओस क्या होता है ना, दैट सिविल सोसाइटीज ग्राउंड रियलिटीज पता होता है उनको, एनजीओस कोई पर्टिकुलर स्पेसिफिक सेक्टर्स के एनजीओस होते हैं, ठीक है। तो ये सब सेक्टर्स को भी इंक्लूड करने की हमें बहुत ज़्यादा ज़रूरत है अगर हम इसके मीटिंग्स कंडक्ट कर रहे हैं तो। नॉट अ परमानेंट बॉडी, जी हाँ, जैसे कि मैंने बोला प्रेसिडेंट जो है इसको सेटअप कर सकता है कभी भी जब इसका जरूरत पड़े तो वही चीज, ये सब इश्यूज है जो कि आप आराम से लिख सकते हो। एनीवेज नेक्स्ट, माफ करना ये द वायर का तो नहीं है, माफ करना, दिस इज द हिंदू ओनली। एनीवेज, आरबीआई टू रेगुलेट बिग टेक और फिनटेक फर्म्स। देखियो बहुत सारे बड़े बड़े फिनटेक फर्म्स आ रहे हैं हमारे देश में। अभी रिसेंटली आप बोल सकते हो गूगल पे, ये क्या है, अब गूगल फिनटेक, मतलब ये फिनटेक है, पहले तो गूगल था, अभी गूगल पे भी आ गया है ना। अभी रिसेंटली व्हाट्सएप ने भी अपना व्हाट्सएप पेमेंट लॉन्च कर दिया है, ठीक है। तो इतने बड़े बड़े जायंट्स हैं ये लोग, इनका रेगुलेशन अगर देखोगे उतना ज़्यादा नहीं है, तो इसलिए आरबीआई सोच रही है दैट क्यों ना इसको प्रॉपरली तरीके से रेगुलेट किया जाए, क्योंकि अभी बहुत ऐसे लूप होल्स है जो कि बाकी है, और इन लूप होल्स को अगर कोई भी एक्सप्लॉइट करे ना, ट्रस्ट मी, हमारी पूरी फाइनेंशियल पूरा जो सेक्टर है वो चरमरा सकता है, ठीक है। एनीवेज देखते हैं क्या बोला गया। आरबीआई गवर्नर हैज आस्क्ड फॉर रेगुलेशन ऑफ बिग टेक एंड फिनटेक फर्म्स, है ना, और इसीलिए इसी एम के साथ जिससे ई पेमेंट को फ्यूचर में भी अफोर्डेबल किया जा सके, इसीलिए आरबीआई ने एक डॉक्यूमेंट रिलीज किया है, दैट इज पेमेंट विजन 2025। GS3 के इस टॉपिक से आप इसको आराम से रिलेट कर सकते हैं ना। सवाल होता है पेमेंट विजन 2025 है क्या। एज अ पार्ट ऑफ विजन 2025, RBI will attempt to regulate the big tech and fintech of in the payment space। जी हाँ, RBI कोशिश करेगी दैट बड़े बड़े टेक्नोलॉजी या फिर फिनटेक फर्म्स जो है उसको पेमेंट स्पेस में प्रॉपर्ली रेगुलेट किया जा सके, गाइडलाइंस निकालेगी पेमेंट्स के रिलेटेड, जिससे ऐसा बहुत सारे सर्विसेज होते हैं ना जो कि अभी आप खरीद लीजिए बाद में पे कीजिएगा, ठीक है। तो इस टाइप के सर्विसेज में प्रॉपर्ली गाइडलाइंस निकाला जाएगा आरबीआई के द्वारा। अभी आपको पता है दैट रिसेंटली सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी आने वाला है, तो अगर करेंसी आएगा तो ऑफ कोर्स दीज फिनटेक फर्म्स एंड बिग टेक हु आर डायरेक्टली और इनडायरेक्टली रिलेटेड टू फाइनेंशियल सेक्टर्स, दे विल प्ले एन वेरी क्रूशियल रोल, राइट। तो अगर उनको वो हमें पता है क्रूशियल रोल है, तो उनको क्यों ना हम लोग इंक्लूड करें भाई। It seeks to inclusion of rupee in continuously linked settlement. Now सवाल होता है रूपी का इंक्लूजन इन कंटिन्यूअस लिंक्ड सेटलमेंट ये है क्या। देखो कंटिन्यूअस लिंक्ड सेटलमेंट CLS, इट प्रोवाइड्स प्रोटेक्शन फॉर क्रॉस करेंसी सेटलमेंट 18 कंट्रीज में, ठीक है। तो अब अगर आप क्रॉस करेंसी सेटलमेंट कर रहे हो विद इन अ पर्टिकुलर ऐप और वेबसाइट, then it becomes very much important for its regulation as well। क्यों? क्योंकि उससे जो है रुपी का डिनोमिनेशंस, आई मीन ऊपर नीचे कुछ भी चेंज हो सकता है, कुछ भी अगर रुपीज़ में चेंज हुआ, अगर उसका प्रोपोर्शन क्वांटिटी बढ़ गया या फिर क्वांटिटी घट गया, उसमें उससे जो है हमारी इकोनॉमी में डिवैल्यूएशन है ना, ये सब भी चीज़ें हो सकती है। तो इसलिए काफ़ी ज़्यादा इसका रेगुलेशन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और ऑफ कोर्स यहाँ पे नीड भी बताया गया है क्या क्या रेगुलेशंस है, टू अवॉइड द सिस्टमेटिक कंसर्न्स, जैसे बड़े बड़े टेक्निकल फर्म्स जो है दे प्ले लेंडिंग एक्टिविटीज यूजिंग कस्टमर डेटा, और बहुत सोफिस्टिकेटेड एल्गोरिथम होता है। दे कैन ओनली टू सिस्टमेटिक कंसर्न लाइक ओवर लेवरेज एंड इनएडिक्वेट क्वालिटी असेसमेंट ऑफ बोरोवर्स।
जी हाँ, जैसे यहाँ पे क्लियरली बोला गया है दैट हाँ कि इतना लर्निंग एक्टिविटीज़ अगर हो रहा है तो इतना जो कस्टमर का डेटा है सोफिस्टिकेटेड एल्गोरिदम के थ्रू जो कैरी आउट किया जा रहा है, राइट, तो इससे क्या हो सकता है दैट फ्यूचर में कहीं ना कहीं प्राइवेसी का भी एक बहुत बड़ा इश्यूज भी हमें देखने को मिल सकता है। जैसे कुछ एग्जांपल भी अगर बोले तो देखो, गूगल ले लो, अमेजोन ले लो, मेटा ले लो, राइट, वो क्या है, ऑफ कोर्स दे आर बिग टेक, राइट, एट द सेम टाइम ये लोग कॉम्पिटिटर्स भी हैं एक दूसरे के, है ना, और ऊपर से क्या है ना दैट अगर उनको डेटा तो उनके पास जाहिर है ना, तो डेटा शेयरिंग, डेटा प्रोटेक्शन, ऑपरेशनल रेजिलियंस, तो ये सब सारे क्राइटेरिया को अगर हम लोग देखें तो कहीं ना कहीं देयर इज अ हाई प्रोबेबिलिटी दैट प्राइवेसी का भी डाइल्यूट होना एक बहुत बड़ा कंसर्न है। इश्यूज ऑफ लेंडिंग थ्रू डिजिटल चैनल इंक्लूडिंग मोबाइल ऐप्स, इश्यूज रिलेटेड टू अनफेयर प्रैक्टिसेस, वही एक ही चीज सब कुछ लिखा हुआ है यार। मल्टीपल रेगुलेटर्स, जी हाँ दोस्तों, देखो अभी क्या है ना, जैसे अभी आपने ब्लॉकचेन के बारे में सुना होगा, क्रिप्टो करेंसी, ऑफ कोर्स कहाँ पर है, ब्लॉकचेन में ही है। तो ब्लॉकचेन या फिर डिसेंट्रलाइज्ड फाइनेंसिंग के बारे में आपने सुना होगा शायद। तो अब डिसेंट्रलाइज्ड फाइनेंसिंग का जो रेगुलेटर है ना, कोई एक पर्टिकुलर रेगुलेटर नहीं है ना, डिसेंट्रलाइज्ड है वो प्लेटफॉर्म, राइट, उसमें कोई एक पर्टिकुलर रेगुलेटर है ही नहीं। तो इस टाइप के प्लेटफॉर्म जिसमें इंडियंस भी ट्रेड कर सकते हैं अपना पैसा, क्या इसको रेगुलेट करना बनता नहीं है? बिल्कुल बनता है। तो ये सब भी किया जाएगा। यही नहीं, एनोनिमिटी, डिफाई, अब देखो यही डिसेंट्रलाइज्ड फाइनेंसिंग अगर देखोगे, लोग पता है क्यों जाते हैं, क्योंकि यहाँ पे एनोनिमिटी रहता है। जैसे अगर आप अपने बैंक अकाउंट से किसी दूसरे को सैलरी पे कर रहे हो तो सरकार के पास सारा डेटा पता चल जा रहा है दैट हाँ आपने पे किया है। बट वहीं पर अगर आप इन डिसेंट्रलाइज्ड प्लेटफॉर्म से अगर किसी को भी पैसा भेज रहे हो ना, सरकार पता ही नहीं कर पाएगी दैट आप उसको पैसे भी भेज रहे हो, ठीक है। तो ये सब चीजें कहीं ना कहीं हमें देखने को मिल रहा है। तो इन एनोनिमिटी जिससे फ्यूचर में ना हो, क्योंकि एनोनिमिटी से क्या होगा सर, वो चीज ब्लैक मनी है टेक्निकली, क्योंकि उसमें इंसान पैसा नहीं दे रहा है। अगर ब्लैक मनी है तो ऑफकोर्स सरकार को नुकसान है ना भाई। तो अगेन इसीलिए इसका रेगुलेशंस भी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। व्हाट्स नीड्स टू बी डन, कहीं ना कहीं अथॉरिटीज को और रेगुलेटर्स को एक फाइन बैलेंस निकालना पड़ेगा। क्योंकि देखो अल्टीमेटली अभी जो भी ब्लॉकचेन है, जैसे वो इनोवेटिव सेक्टर है, ठीक है, इनोवेशंस हमें लाने देना चाहिए, ठीक है, बट साथ ही साथ एक सिस्टमेटिक रिस्क भी है, जैसे हम लोगों ने डिस्कस किया अभी डेटा प्राइवेसी के रिलेटेड, है ना। तो ये सब रिस्क भी है, तो दोनों को एक साथ लेकर चलना पड़ेगा, हमें स्ट्राइक बैलेंस करना पड़ेगा कहीं ना कहीं। गाइडलाइंस, आरबीआई विल सून बी इशूइंग गाइडलाइंस टू मेक डिजिटल लेंडिंग इकोसिस्टम सेफ एंड साउंड, जिससे इनहांस हो सके कस्टमर प्रोटेक्शन और इंकरेज किया जा सके इनोवेशंस को। देयर इज नीड टू एंटिटी बेस्ड एंड आउटकम बेस्ड रेगुलेशंस। जी हाँ दोस्तों, आउटकम बेस्ड रेगुलेशंस हमें मेक श्योर करने पड़ेंगे जिससे हो सके, राइट। आउटकम बेस्ड रेगुलेशंस मतलब जैसे सोचो कोई पायलट के तहत या फिर फेज वाइज इंप्लीमेंट करे, जैसे कोई पर्टिकुलर डीफाई प्रोटोकॉल है, ठीक है, या फिर डीफाई प्लेटफॉर्म है, सरकार पहले इसको रेगुलेट करे, राइट। तो उसके बाद उसमें क्या क्या लूप होल्स निकल रहे हैं, उसके बेसिस पे मतलब काइंड ऑफ इसमें पायलट प्रोजेक्ट चलाना है, उसके बेसिस पे उसके कितने प्रोज है, कितने कॉन्स है, उसके बेसिस पे अलग फाइनल डिसीजंस लिया जाएगा। Globally coordinated regulatory approach and inter-regulatory coordination. This will enable comprehensive assessment of such activities and mitigations. चलो यार सही है, of course. ग्लोबली अलग अलग जगह रेगुलेशंस भी तो हो रहा है। यूज ऑफ टेक्नोलॉजी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मशीन लर्निंग का बहुत ज़्यादा तगड़े तरीके से इस्तेमाल होने वाला है, राइट। ट्रांसपेरेंसी, मेथोडोलॉजी ऑफ एल्गोरिदम्स जो है ये काफ़ी ज़्यादा क्लियर होने वाला है। ट्रांसपेरेंट, अरे यार ऑफ कोर्स अगर इसमें रेगुलेशंस होगा तो चीज़ें काफ़ी ज़्यादा ट्रांसपेरेंट हो जाएगी, जो कि अभी काफ़ी ज़्यादा ओपेक है। जैसे कि मैंने बोला डीफाई प्रोटोकॉल, राइट, दैट इज क्या बोला है यहाँ पे, हाँ, डिसेंट्रलाइज्ड फाइनेंस प्रोटोकॉल या फिर डिसेंट्रलाइज्ड फाइनेंस प्लेटफॉर्म, राइट। तो वो क्योंकि काफ़ी ज़्यादा मतलब रेगुलेशंस में नहीं है तो काफ़ी ज़्यादा ट्रांसपेरेंट भी नहीं है, राइट, बहुत ज़्यादा ओपेकनेस है, तो उसमें ट्रांसपेरेंसीज भी लाया जाएगा। यही सब चीज़ें हैं जो कि आपको पढ़नी पड़ेंगी। और कभी भी पेमेंट रिलेटेड कुछ अगर इश्यूज है, वो पास्ट में क्वेश्चंस में भी पूछा जा चुका है दोस्तों। देखिए 2018 में, 2017 में यूपीआई के बारे में पूछा गया था, भीम ऐप के बारे में, देखो डबल ऑलमोस्ट पूछ लिया गया। तो व्हाई शुडंट यू लर्न फॉर दीज काइंड ऑफ इनिशिएटिव व्हिच द आरबीआई इज प्रपोजिंग, राइट। तो प्रोबेबली ईच एंड एवरी एस्पेक्ट हमें सिर्फ जानना है ना भाई, है ना, उसके बारे में कई क्वेश्चंस आ गया तो एटलीस्ट इट विल बिकम वेरी मच इजी फॉर यू टू एटलीस्ट अटेम्प्ट दैट क्वेश्चन। डोंट वरी, मैं कुछ एमसीक्यूज हर रोज देता हूँ, आप लोग भी हर रोज जरूर से अटेम्प्ट कीजिएगा उन एमसीक्यूज को, आपका फायदा होगा, ठीक है। चलो नेक्स्ट दोस्तों, एक स्कीम है मुख्यमंत्री मातृशक्ति योजना।
कहाँ पर ये स्कीम लाया गया? सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा? नहीं, गुजरात गवर्नमेंट के द्वारा। गुजरात में न्यूट्रिशनल स्कीम है ये बेसिकली प्रेग्नेंट औरतों के लिए और लैक्टेटिंग वुमेन्स के लिए, जो क्या कहा जा रहा है वहां के 7 लाख वुमेन्स को कवर करेगी। इनफैक्ट ये गुजरात गवर्नमेंट की पहली ऐसी स्कीम है जो क्या एम कर रही है टू डील विद द डाइटरी डेफिशिएंसी। यहाँ पे आपको खाना तो सबके पेट में हमारे जुगाड़ कर दिया जा रहा है इंडिया में, बट डाइट प्रॉपर लैक्टेटिंग वुमेन्स, प्रेग्नेंट वुमेन, इनका डाइट बहुत ज्यादा चाहिए होता है यार। इनके डाइट के ऊपर बच्चों का डाइट डिपेंडेंट होता है ना। और ये गुजरात गवर्नमेंट ऐसा नहीं था पहले नहीं देती, बट पहले क्या होता था ना, छोटा वाला स्कीम होता था, बट ये एक ऐसा स्कीम है मुख्यमंत्री मातृ शक्ति योजना, जिसके तहत पहले 1000 दिन, मजाक समझ रहे हो आप? एक साल में कितना दिन होता है ना? तो ये सोचो 3 गुना, ऑलमोस्ट 2.5 साल से भी ज्यादा टाइम स्पैन यहाँ पर होने वाला है, राइट? इतना लंबा स्कीम है जिसके तहत प्रेगनेंसी से लेकर 2 साल तक मम्मियों को फीड किया जाएगा। मतलब ये वैसी मम्मियां हैं जो या प्रेग्नेंट के बाद जो बच्चों को दूध पिलाने वाली, ठीक है, उनको 2 साल से भी ज्यादा, है ना। स्कीम विल इंटेल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ 2 kg of chickpeas, 1 kg of तूर दाल, 1 kg of fortified groundnut oil to all these one। अब देखो ये सब पहले दिया तो नहीं जाता था ना, अभी अगर दिया भी जा रहा है तो कुछ तो सरकार अलग कर रही है ना भाई, है ना। So it should be laudable. Anyways, next ancient rock painting identify किया गया at forest near बरगुर हिल्स यहाँ पे ऐड ऑन कर लीजिए, ठीक है, अपने नोट्स कॉपी में। देखो मैं इस बरगुर हिल्स को इसलिए डिस्कस कर रहा हूँ, वैसे तो पहले मैं मान के चल रहा था कि इस टाइप के लोकल रीजन्स शायद ही न्यूज़ में पूछते हैं, बट इस बार यूपीएससी का अगर आपने क्वेश्चंस देखा होगा, एक साउथ इंडिया से कैनियन के बारे में उन्होंने पूछ लिया था, ठीक है। सो वी शुडंट लीव एनीथिंग, है ना। मैं मान के चल रहा हूँ आप लोगों में से कुछ जने तो यूपीएससी दे ही रहे होंगे, ठीक है। सो हाँ, बरगुर हिल्स है कहाँ? ये तमिलनाडु के इस रीजन में लोकेटेड है, ठीक है, देख पा रहे हैं, ठीक है। तो ये तमिलनाडु है ना। तो यहाँ पे देखो एंशिएंट रॉक पेंटिंग कुछ ऐसा ही होता था, है ना। उन लोग को पेंटिंग करना कहाँ आता था? अभी की तरह तो ऑफ कोर्स उतने तो पेंटिंग में टैलेंटेड आप लोग जैसे नहीं हो ना। वो लोग ऐसे कुछ बना दिए थे पेंटिंग, लो भाई एक पेंटिंग बन गया ये, है ना। आज बना के दिखाओ तो 0 मिलेगा, कुछ नहीं मिलेगा, है ना। बट तब के समय इनके पास क्योंकि रिसोर्सेज था नहीं, जो भी इमेजिनेशंस ये लोग अपने पुट फोर्थ करते थे वही चीजें स्टिल दोज आर वैल्यूएबल बिकॉज दे आर आवर एंसेस्टर्स ओनली, दे आर द वन हु लिव्ड दिस अर्थ अ लॉन्ग टाइम बैक, प्रोबेबली तब कुछ था भी नहीं शायद, है ना। एनीवेज तो दैट्स व्हाई दीज आर वेरी मच रिस्पेक्टेड। अब आ जाते हैं एमसीक्यूज में दोस्तों, ठीक है। शनिवार को कुछ एमसीक्यूज दिया गया था ना, चलो पहले वो एमसीक्यूज डिस्कस कर लेते हैं, देख लेते हैं आप लोगों में से किन किन लोगों ने सही आंसर किया है। REN दैट इज रिन्यूएबल एनर्जी पॉलिसी नेटवर्क फॉर 21st सेंचुरी के बारे में 2 स्टेटमेंट पूछे गए थे, है ना। पहला था इट इज ओनली ग्लोबल रिन्यूएबल एनर्जी कम्युनिटी ऑफ एक्टर्स फ्रॉम साइंस गवर्नमेंट, मतलब सब कोई पढ़ते हो इसीलिए इन्होंने, मेरे को लगा था दैट यहाँ पे कोई गलती कर दोगे, बट मैंने जब आंसर्स देखा दैट हाँ आप लोगों ने सही किया था। मतलब देखो अब क्या होता है ना, सारा ओनली गलत भी नहीं होता, है ना। कुछ कहीं पे ऐसे भी ओनली आ जाता है दैट हाँ वो सही हो जाता है, ठीक है। सो मेक श्योर दैट हाँ आप चीज़ों को पढ़ो एक बार, ठीक है। जैसे रिन्यूएबल एनर्जी पॉलिसी नेट, अब रिन्यूएबल एनर्जी के रिलेटेड चीज़ है तो ऑफकोर्स ये तो ऑर्गेनाइजेशन अपने आप में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो गया है ना। तो इसको तो पढ़ना ही पड़ेगा। और जी हाँ, ये एकमात्र ऐसा रिन्यूएबल एनर्जी कम्युनिटी है जिसमें डिफरेंट स्टेक होल्डर्स, साइंस से गवर्नमेंट, एनजीओज, इंडस्ट्रीज एक साथ आते हैं, ठीक है। इसको क्रिएट किया गया था, हाँ चलो सही है। तो मैंने बेसिकली दोनों ऑप्शन बिल्कुल सही था, सी ऑप्शन वाज द करेक्ट आंसर। अटापा का बर्ड सेंचुरी हम लोगों ने डिस्कस किया था, आंध्र प्रदेश का है यह। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, एशियन +3 उसमें इंक्लूड इंडिया नहीं था ये। दिल्ली डिक्लेरेशन मैरीटाइम डोमेन के अंडर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया एशियन, जी हाँ एब्सोल्युटली बिल्कुल सही था। सो ऑफ कोर्स दूसरा वाला स्टेटमेंट यहाँ सही था, पहला वाला सही नहीं था, तो बी वाज द करेक्ट आंसर। तो सीक्वेंस अगर देख लीजिएगा, सी बी वाज द करेक्ट आंसर, जिसमें उपासना ने, बबीता, सन्नी, संगीता, अब्दुल, सी चलो सबने सही दिया, ठीक है। अच्छा एक क्वेश्चन था, है ना, कितने सारे मेंबर्स है, कितने सारे नॉन मेंबर्स है। चलो सही है उपासना, 5 मेंबर्स, 10 परमानेंट नॉन परमानेंट मेंबर्स, जिसमें इंडिया जो है ये इज अ पार्ट ऑफ नॉन परमानेंट मेंबर्स, बट इंडिया सीख कर रहा है दैट हम लोग को भी परमानेंट मेंबर्स का दर्जा मिले, राइट, क्योंकि हम लोग सारा क्राइटेरिया ऑलमोस्ट फुलफिल कर रहे हैं। ब्लैक पंपकिन लिखती हैं, हेलो सर, मे आई प्लीज नो द फी स्ट्रक्चर ऑफ योर कोचिंग सेंटर।
Pumpkin ji, I don't know anything about it. Better you can directly contact our admission cell. They will surely assist you in whatever the confusion, whatever the fee structure you want to know about our institute, right? Because the batches are going to start anytime. You can contact onto these numbers as well, right? All right. आज का क्वेश्चन देख लेते हो दोस्तों, प्लीज रिक्वेस्ट है यार, सबको ही लिखो आंसर्स, है ना. With reference to Interstate Council, consider the following statement. It is established under Article 263 of the Constitution of India. Union Home Minister is the chairman of Interstate Council. बताना है कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है. बहुत इजी क्वेश्चन है यार. 1 2 1 only 2 only, both 1 and 2, neither 1 not 2. Next document, Payment Vision 2025, recently seen in news, is related to which among the following? SEBI regulations in stock market frauds, RBI regulations of big tech and fintech firms, Enforcement Directorate scrutinizing money laundering, or all of the above. आपको बताना कौन सा सही है नीचे कमेंट सेक्शन में. Consider the following statement regarding Satria. Satria originated in Sattar Monastery as a part of Neo-Shaivite movement. दूसरा है Satria was given the status of classical dance in the year 2000 by संगीत नाटक अकेडमी. आपको बताना कौन सा इसमें करेक्ट ऑप्शन है. 1 only, 2 only, both 1 and 2, neither 1 nor 2. नीचे कमेंट सेक्शन में योर आंसर इज वेरी मच required, right? So anyways, this is all about the discussion for today's class. We'll be meeting in next session. Till then, bye bye, take care, and thank you guys, thank you for listening to the whole video. Thank you very much.